देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुलिका सिंह। देवभूमि मंथन में आपका स्वागत है। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। पहली खबर हमारी हल्द्वानी से है, जहां पर एक 7 साल के बच्चे की मौके पर मौत हो गई। एक डंपर ने 7 साल के मासूम को कुचल दिया, जिसके चलते मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज रफ्तार डंपर ने 7 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिससे मासूम बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों सहित आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और जम कर हंगामा किया। डंपर पर पथराव भी किया और आग लगाने का प्रयास किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण में किया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक गौला में राजपुरा किनारे रहने वाले बच्चे अक्सर खेलते हुए नजर आते हैं। आज भी 7 साल का एक बच्चा गोला में खेल रहा था। इसी दौरान खनन वाहन में लगे डंपर ने बच्चे को कुचल दिया और बच्चे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। उधर आसपास के लोग एकत्र होकर आक्रोशित हो गए। उन्होंने डंपर पर पथराव किया। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने आक्रोशित भीड़ को शांत किया और ड्राइवर को हिरासत में लेकर डंपर को अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुट चुकी है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? आज एक सूचना मिली दिन में कि गोला नदी के अंदर एक डंपर से एक बच्चे को चपेट में आया, उसको चोट लगी है। तो हम लोग मौके पे पहुंचे तो वहाँ पे एक बच्चे डंपर के नीचे कुचला हुआ था, जिसकी मौके पे ही डेथ हो गई थी। बच्चे की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर मोर्चरी भिजवाया, उसके पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही और डंपर को कब्जे में ले लिया गया है। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी जाएगी उस पर मुकदमा पंजीकृत करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से है, जहां मरीजों के लिए खुशखबरी भरी खबर सामने आ रही है। जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा मिलेगी और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और चमोली में लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें, जिनको डायलिसिस के लिए प्राइवेट अस्पतालों में चक्कर काटने पड़ते थे, अब इन दोनों जिलों के मरीजों को डायलिसिस के लिए प्राइवेट अस्पताल और अन्य अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल में डायलिसिस की 3 यूनिटों का शुभारंभ किया गया है। इसमें मरीजों को अपने नजदीक के अस्पताल में सरकारी दरों पर डायलिसिस की सुविधा मिलेगी। जिला अस्पताल में हर दिन करीब 3 व्यक्तियों का डायलिसिस किया जाता है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिला अस्पताल को पिछले साल भी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की CSR मद से ये 3 डायलिसिस मशीनें दी गई थी, लेकिन जगह न मिलने और कोरोना काल के कारण इनका शुभारंभ नहीं हो पाया था, लेकिन अब इसका शुभारंभ कर दिया गया है। देखिए, इससे न सिर्फ रुद्रप्रयाग ज़िले के मरीजों को बल्कि चमोली जनपद के जो मरीज हैं उनको भी इसका लाभ होगा। काफ़ी लंबे समय से हम इसकी प्रतीक्षा में थे। दरअसल में ये मशीनें हमें गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सौजन्य से CSR मद में प्राप्त हुई थी, लेकिन कोविड के चलते इनको स्थान की कमी होने के कारण इनको शुरू नहीं कर पा रहे थे। और अब जबकि यहाँ पे आयुष विभाग का अपना भवन बन करके तैयार है, उन्होंने शिफ्ट कर लिया है, तो वहाँ पे इन मशीनों को आज विधिवत शुरू कर दिया गया है। खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से है, जहां बर्फबारी के कारण पहाड़ ढक चुके हैं और BRO कैंप भी ढक चुके हैं। पहाड़ों में 4 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो गई है। वहीं उत्तराखंड के धारचूला में उच्च हिमालयी क्षेत्र गुजी काला पानी लिपुलेख लिम्पिया धूरा में लगातार बर्फबारी से क्षेत्र में BRO का कैंप ढक गया है। BRO की JCB मशीन बर्फ को हटाने का प्रयास कर रही है। लगातार हो रही बर्फबारी से गांव में 30 सेंटीमीटर से ऊपर और पहाड़ों में 4 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो गई है। बर्फबारी पड़ने से ठंड बढ़ गई है। इतना ही नहीं, यातायात लिपुलेख तक मुश्किल हो गया है। हालांकि BRO कैंप से बर्फ हटाने का कार्य भी लगातार किया जा रहा है। उत्तराखंड के धारचूला में उच्च हिमालयी क्षेत्र गुजी काला पानी लिपुलेख लिम्पिया धूरा में लगातार बर्फबारी से क्षेत्र में BRO का कैंप ढक गया है। BRO की JCB मशीन बर्फ को हटाने का प्रयास कर रही है। लगातार हो रही बर्फबारी से गांव में 30 सेंटीमीटर से ऊपर और पहाड़ों में 4 फीट से ज्यादा बर्फबारी दिख रही है। बर्फबारी पड़ने से ठंड भी बढ़ गई है। इतना ही नहीं, यातायात लिपुलेख तक मुश्किल हो गया है। हालांकि BRO कैंप से बर्फ हटाने का प्रयास लगातार जारी है।
उत्तराखंड के गदरपुर से है, जहां शिक्षा मंत्री का गदरपुर का दौरा हुआ है। शिक्षा मंत्री युवाओं को कर रहे हैं खेल के प्रति जागरूक, और वहीं गदरपुर के विधायक और प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे इन दिनों अपने गदरपुर क्षेत्र के दौरे पर हैं। शिक्षा मंत्री ने बच्चों के साथ कबड्डी खेलकर सभी युवा खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक किया, और अब एक 11 साल के राजीव और उनके छोटे छोटे भाई बहन को पढ़ाने लिखाने और भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी को लेकर दिल जीत लिया। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क के दौरान एक 11 साल के छोटे से बच्चे राजीव से मिला, तो उनकी समस्या सुना तो पता लगा कि उनके 2 छोटे भाई बहन हैं, लेकिन उनके माता पिता नहीं है। इसलिए राजीव एक होटल में बर्तन धोने का काम करता है, जिससे कि वो अपने छोटे भाई बहन को स्कूल पढ़ा सके और उनका भरण पोषण कर सके, क्योंकि उनके माता पिता नहीं है। जिसके बाद शिक्षा मंत्री अरविंद ने राजीव और उसके छोटे भाई बहन को स्कूल में पढ़ाने व उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी ली है। इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मेरे मित्र गुरमीत के पिताजी आकस्मिक मौत हो गई थी, उनके संस्कार पर गया हुआ था। वहां स्थित गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका, जैसे ही बाहर गेट पर आया तो वहां एक 11 वर्षीय मासूम सा बच्चा मेरे से मिलकर मेरे को नमस्ते किया। उसके बाद मैंने उस बच्चे से पूछा कि आप स्कूल जाते हो, तो उसने कहा मैं स्कूल नहीं जाता। फिर मैंने पूछा कि बेटा आप स्कूल क्यों नहीं जाते, तो उसने अंकल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मुझे काम करके अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना है और उनका भरण पोषण भी करना है, क्योंकि मेरे पिता का निधन हो गया है और मेरी माता बचपन में ही हमें छोड़कर चली गई। इसलिए मैं एक होटल में बर्तन धोने का काम करता हूँ, और ये सुनकर मुझे इतना दुख हुआ कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। फिर मैंने उसे 11 वर्षीय बच्चे व उसके छोटे भाई बहन की पढ़ाई लिखाई भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी ली, और मैं ये जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाऊंगा। वाहेगुरु की कृपा है कि मैं शौकानगला गांव में एक हमारे मित्र हैं गुरमीत सिंह, उनके पिताजी की अकस्मात मौत हो गई थी, तो उनके संस्कार पे गया हुआ था। मैं संगत गुरुद्वारे में बैठी हुई थी, मैं उनके बीच में जाके मैंने दरबार में मत्था टेका, और मत्था टेकने के पश्चात जैसे ही मैं गेट पे आया, एक बिल्कुल अबोध बच्चा 11 साल का मुझसे मिलने आया। उसने नमस्ते की। मैं कहा बेटा स्कूल आप जाते हो? बोला नहीं अंकल मैं स्कूल नहीं जाता। मैंने कहा बेटा आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो? बोला अंकल स्कूल मैं नहीं जाऊँगा, मुझे अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाना है। मैं कहा तुम क्यों पढ़ाओगे? तो बोला कि अंकल जी मेरे पिताजी नहीं है, वो ख़त्म हो चुके हैं, और हमारी माँ हमको बहुत छोटे पैसे छोड़ के चली गई। तो मैंने कहा आप स्कूल जाते हो? बोला नहीं। मैं खाते क्या हो? बोला मैं किसी होटल में बर्तन मांजता हूँ। ऐसी घटना घटी जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। तो मैंने कोशिश की इस बच्चे की और इसके जो छोटे भाई बहन हैं उनको पढ़ाने लिखाने और उनको पालने का भगवान वाहेगुरु ने मुझे ड्यूटी सौंपी है, और इसी ड्यूटी को मैं निभाऊंगा। खबर उत्तराखंड के बेरी नाग से है, जहां राजस्व टीम पर हमला हुआ और इन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई है। राजस्व टीम पर हमला होने के बाद उत्तराखंड के बेरी नाग में पटवारी क्षेत्र पांखू के दाड़ू गांव में मारपीट और जान से मारने की धमकी के आरोपी को गिरफ्तार करने गई राजस्व टीम पर आरोपी, उसकी पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से राजस्व टीम ने अपनी जान बचाई। नायब तहसीलदार हिमांशु जोशी ने बताया कि राजस्व टीम दाड़ू गांव में आरोपी व्यक्ति से पूछताछ और जांच की उसके घर में गई, तो घर पहुंचते ही आरोपी मोहन पाठक और पत्नी और एक नाबालिग बेटी ने धारदार हथियार, दराती और लाठी डंडों से राजस्व टीम पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से नायब तहसीलदार हिमांशु जोशी, राजस्व उप निरीक्षक संजय रावत, मनीषा बिष्ट, शिवेंद्र कुमार हल्की चोट भी आई। इस दौरान होमगार्ड भी हल्की चोट से होमगार्ड को भी हल्की चोट आई, जिसके चलते राजस्व टीम ने इसकी सूचना एसडीएम अभय प्रताप सिंह को दी। सूचना मिलते ही एसडीएम मौके पर पुलिस बल के साथ रवाना हो गए। देर शाम को राजस्व टीम और पुलिस ने आरोपी मोहन पाठक और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। साथ उनके पास से दराती और लाठी डंडों को भी बरामद कर लिया है और उनके खिलाफ सरकारी कर्मचारियों के साथ मारपीट,
सरकारी कार्य में बाधा डालने पर धारा 323, 504, 506 का मुकदमा दर्ज किया है। एसडीएम ने बताया कि इसकी जांच की जा रही है। दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि राजस्व टीम ने बड़ी सूझबूझ से काम लेने के कारण बड़ी घटना होने से बच गई है। खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां बाबा रामदेव ने कृषि बिल को लेकर बड़ा बयान दिया है। कृषि बिल को लेकर कृषि कानूनों को रद्द करने का समाधान नहीं, विपक्ष को वैक्सीन की खोज करनी चाहिए। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे गतिरोध को लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी किसानों के हितैषी हैं और केंद्र सरकार किसानों की बात सुन रही है। उन्होंने कहा कि जैसे सरकार 2 कदम आगे बढ़ रही है, उसी तरह किसानों को भी 2 कदम आगे बढ़कर संवाद करना चाहिए। रामदेव ने कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करना समस्या का समाधान नहीं है। योग गुरु बाबा रामदेव ने नवनिर्मित कोरोना वैक्सीन के भ्रामक प्रचार को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोल दिया। योग गुरु बाबा रामदेव ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष के पास आज के समय में मोदी के विकल्प की कोई दवाई, कोई वैक्सीन नहीं है और विपक्ष को मोदी से चिढ़ने के बजाय मोदी के विकल्प रूपी वैक्सीन की खोज करनी चाहिए। योग गुरु बाबा रामदेव का नया कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन पर कहना है कि मैं जन्म से किसान हूं और कर्म से, स्वभाव से ऋषि और कृषि परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा हूं। देश के अन्नदाता की पुकार सरकार सुने और सरकार सुन भी रही है। देश के प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता किसी तरह से किसान विरोधी हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री की नीति, नियत और नेतृत्व किसी तरह से किसान विरोधी नहीं है, मगर किसानों के भीतर नए कृषि कानून को लेकर काफी आशंकाएं हैं। किसानों की कई आशंकाओं को प्रधानमंत्री ने दूर भी किया। एमएसपी को लेकर भी सरकार लिखित आश्वासन देने को प्रतिबद्ध है। छोटे छोटे संशोधन को भी सरकार स्वीकार करने को तैयार है। इस मामले में मुझे लगता है कि अगर सरकार 2 कदम आगे बढ़ रही है तो किसानों को भी 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। किसानों को भी बीच का रास्ता निकालना चाहिए ताकि सरकार का लक्ष्य भी पूरा हो और किसानों की समस्या का भी निदान हो सके। किसानों का सरकार ध्यान रखेगी, ऐसी मेरी उपेक्षा है और देश का किसान देशद्रोही नहीं है। यह अलग बात है कि कुछ तत्व किसानों की आड़ लेकर अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। इनके इरादे कुछ अलग हैं। इन तत्वों से किसान आंदोलन को बचाना पड़ेगा। देश के अन्नदाता किसी भी तरह से किसी अनहोनी के अलग अलग प्रकार के मौसम की प्रतिकूलताएं हैं, किसी रोग के शिकार ना हो और उनकी पुकार सरकार सुने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसी भी रूप में मुझे नहीं लगते हैं कि वो किसान विरोधी हो सकते हैं, क्योंकि उनका तो सपना, पहला प्रधानमंत्री है जिसने कहा है कि मैं किसानों की आय दोगुना करना चाहता हूँ, उनको न्याय देना चाहता हूँ और उनकी नीतियाँ, उनकी नियत और नेतृत्व किसी भी तरह से मुझे किसान विरोधी नहीं लगता है। लेकिन किसानों के मन में बहुत प्रकार की आशंकाएँ हैं इन कृषि बिलों को लेकर के। बहुत सी आशंकाओं का उन्होंने निर्मूलन किया है। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने छापेमारी की है। अवैध खनन को लेकर भारी मात्रा में अवैध खनन उपखनिज सीज किया गया है, जिसके खिलाफ प्रशासन ने छापेमारी की है। अभियान में कलाल घाटी के मानपुर क्षेत्र में एक आरबीएम भंडारण में भारी मात्रा में आरबीएम पकड़ा गया। भंडारण के ई वेब पोर्टल से मिलान करने पर अवैध भंडारण पकड़ा गया। भंडारण को सीज कर दिया गया है। साथ ही भंडारण कर्ता को ई वेब पोर्टल रद्द करने की संस्तुति की गई है। आपको बता दें, कोटद्वार में प्रशासन द्वारा आरबीएम भंडारण की परमिशन दी गई, लेकिन इन भंडारों में प्रशासन को लगातार लंबे समय से अवैध रूप से आरबीएम भंडारण करने की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर उप जिलाधिकारी के निर्देशों पर तहसीलदार ने कलाल घाटी क्षेत्र में आरबीएम स्टॉक की जांच की। यह स्टॉक निशांत नेगी के नाम से स्वीकृत है। आरबीएम भंडारण में 3,940 टन उपखनिज भंडारकर्ता मिला है। वहीं ई वेब पोर्टल की जांच की गई, जिसमें इस बात की पुष्टि हुई कि भंडारण में मात्र में
53 टन आरबीएम होना चाहिए था। जिस जगह आरबीएम भंडारण बरामद किया गया उसके समीप ही मेडिकल कॉलेज की चयनित 192 बीघा भूमि है। बरामद आरबीएम मेडिकल कॉलेज के लिए चयनित भूमि से उठाया गया अथवा नहीं, इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है। उप जिलाधिकारी योगेश मेहरा ने बताया कि लंबे समय से कलाल घाटी क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायत मिलती रही थी, जिस पर तहसीलदार को निर्देशित किया गया था। जांच में पता चला कि भंडारण में मात्रा से अधिक आरबीएम स्टॉक भंडारण को सीज किया गया, जिसकी चालानी रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित की गई है। स्थित कराल घाटी क्षेत्र से लगातार कुछ शिकायतें आ रही थी अवैध खनन को लेकर, जिसके संदर्भ में तहसीलदार को निर्देशित किया गया था कि वहाँ के स्टॉकों की गहनता से जांच करें। इसी क्रम में जो वहाँ पर एक स्टॉक था जो निशांत नेगी के नाम से स्वीकृत है वहाँ पे, और उसकी भी जांच की गई और जांच में जितना इनहैंड कैपेसिटी है उससे कहीं अधिक मात्रा में अवैध रूप से आरबीएम का वहाँ पर भंडारण पाया गया। तकरीबन 3,939 टन के आसपास वहाँ पे अवैध आरबीएम का भंडारण पाया गया, जिसको मौके पे सीज किया गया है और उसकी चालानी रिपोर्ट जो है वो अगली कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की गई है। देवभूमि मंथन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज। नमस्कार।